रात के समय में जब आप आसमान में देखते हो तो आपको क्या नजर आता है? टिमटिमाते तारे, जिनमें से कुछ हमारे द्वारा स्पेस में भेजे गए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, कुछ ह्यूज स्टार्स और कुछ नियर बाय प्लैनेट्स। लेकिन आसमान में सबसे विशाल नजर आने वाली चीज है मून, जिसका आकार और रंग हमारा ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। वैसे तो हमने कई सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं जो हमारे प्लैनेट अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, मगर मून अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारे अर्थ को ऑर्बिट करता है। जितना समय मून को अपने एक्सिस पर रोटेट करने में लगता है, उतना ही समय इसे अर्थ का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में लगता है, जिसे सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है, और जिसके कारण मून का एक साइड ही हमेशा अर्थ को फेस करता है। मून का ऑर्बिट एक्चुअली एक परफेक्ट सर्कल ना होकर एक एलिप्स शेप्ड है, जिसके चलते ऑर्बिट के दौरान जब मून अर्थ के नजदीक होता है तो इसकी साइज हमें कुछ हद तक बड़ी दिखती है, जिसे हम पेरिजी कहते हैं, और जब मून अर्थ से दूर होता है तब साइज हमें थोड़ी छोटी दिखती है, जिसे हम अपोजी कहते हैं। जब मून अर्थ को ऑर्बिट करता है तब हमारे रिलेटिवली मून के जितने भाग पर सन की रोशनी पड़ती है, हमें मून का उतना ही भाग नजर आता है, जिसके चलते मून के अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे कि फुल मून, हाफ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर और न्यू मून। हर बार जब न्यू मून होता है तब ये चांस भी होता है कि मून अर्थ पे आने वाली सनलाइट को ब्लॉक कर दे और अर्थ के उस पोर्शन पर अपनी शैडो बिखेरे। ये फिनोमेना सोलर एक्लिप्स होता है, और बदले में ये चांस भी होता है कि हर बार जब फुल मून हो तब अर्थ मून पर पड़ने वाली सनलाइट को ब्लॉक कर दे, यानी कि लूनर एक्लिप्स। अर्थ के एक साल के दौरान 2 एक्लिप्स सीजन्स होते हैं। हम मून के ऑर्बिट में 2 पॉइंट्स मैप आउट कर सकते हैं जब एक्लिप्स के चांसेस हो सकते हैं, जिन्हें लूनर नोड्स कहा जाता है, जहां अर्थ, मून और सन एक ही लाइन में होते हैं। इसे एक्लिप्स सीजन से भी रेफर किया जाता है। सोलर एक्लिप्स के केस में जब मून अपोजी के नजदीक होता है तब हमें मून की साइज छोटी नजर आती है, तब अर्थ से एनुअल सोलर एक्लिप्स दिखता है। और वहीं पर अगर मून पेरिजी के नजदीक हो तब हमें टोटल सोलर एक्लिप्स देखने मिलेगा। और लूनर एक्लिप्स के केस में अर्थ, मून और सन के बीच में आता है, जो रात के समय टोटल लूनर एक्लिप्स या पार्शियल लूनर एक्लिप्स के रूप में नजर आता है। इस फिनोमेना के दौरान कुछ समय के लिए मून का कलर रेड अपीयर होता है, क्योंकि सन से आने वाली सनलाइट अर्थ के अराउंड बेंड होकर मून तक पहुंचती है, जिसे हमने ब्लड मून का नाम दिया है। लेकिन इन सब की शुरुआत किस समय हुई? कब अर्थ का जन्म हुआ और कब मून अर्थ को मिला? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। तो आइए हम और आप उस समय में चलते हैं जहां सोलर सिस्टम का जन्म हुआ था। आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, बिग बैंग होने के कुछ बिलियन ईयर्स बाद, बिल्कुल उस जगह पर जहां आज हमारा सोलर सिस्टम है, हीलियम, हाइड्रोजन और कई अन्य गैसेस और डस्ट से भरा एक नेबुला क्लाउड स्पेस में हुई कुछ हलचल के चलते अपनी ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होने के साथ हेवीली स्पिन करने लगता है। और स्पिन उसे एक एंगुलर मोमेंटम देता है, जिसके कारण क्लाउड को एक डिस्क जैसा शेप मिलता है। इस दौरान कई गैस एलिमेंट्स सेंटर में जाके एक दूसरे से कोलाइड होने लगते हैं, और वहीं सेंटर में हीट बढ़ने लगती है, और जब सेंटर का टेम्परेचर 10 मिलियन सेल्सियस तक पहुंचता है तब वहां एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और फ्यूजन के कारण एक तारे का जन्म होता है।
जिसे हम आज सन के नाम से जानते हैं। उस तारे के अंदर हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से फ्यूज होकर हीलियम का निर्माण करने लगे, जिस प्रोसेस से फोटॉन्स रिलीज हुए और सन लाइट प्रोड्यूस करने लगा। और उस क्लाउड के अन्य पार्टिकल्स एक दूसरे से स्टिक होकर दूसरी बॉडीज क्रिएट करने लगे। और छोटी छोटी बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड होकर बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाने लगे, जैसे कि प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स एक्सेट्रा। और हमारा सोलर सिस्टम धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगा। इस प्रोसेस में कई सारे प्लैनेट्स का जन्म हुआ। छोटे छोटे प्लैनेट्स आपस में कोलाइड होकर या फिर एक दूसरे से टकराकर बड़े प्लैनेट्स फॉर्म करने लगे। इस प्रोसेस में कई सारे प्लैनेट्स का जन्म हुआ और इसी प्रोसेस से हमारा घर, हमारा प्लैनेट अर्थ बना। लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था जैसा अब है। अपने शुरुआती समय में अर्थ एक बॉयलेंट प्लैनेट हुआ करता था, जिसमें सुपर वोल्केनोस और लावा फील्ड्स थी और जीवन का नामो निशान भी न था। हर रोज स्पेस से मीटेरॉइड्स गिरते थे और एक दिन लगभग मार्स जितने साइज का प्लैनेट, जिसे हम थिया नाम से जानते हैं, अर्थ से टकराता है। एक एग्रेसिव टकराव के बाद कुछ रॉक्स और डस्ट स्पेस में स्प्लैश होते हैं, जिनमें थिया के कण और पृथ्वी के भी कुछ कण शामिल हैं। कुछ समय बाद सारे पार्टिकल्स अर्थ को ऑर्बिट करने लगते हैं। ग्रेविटी के कारण सारे पार्टिकल्स कलेक्ट होकर एक स्फेरिकल बॉडी बनाते हैं, जो प्लैनेट अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट बना। और अब धीरे धीरे अर्थ कूल डाउन होने लगता है, जिससे अर्थ को सॉलिड क्रस्ट मिला और सरफेस को लिक्विड वाटर का अलाउंस। और कुछ रिसर्चर्स के अनुसार मून के पास भी अर्थ जैसे ही मोल्टन कोर है। मून की दूरी हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर्स है, जिसे अर्थ का पूरा ऑर्बिट करने में 27.3 डेज लगते हैं। और अर्थ में जितने भी ओशंस हैं, उनमें होने वाली टाइड्स का भी कारण मून ही है। मून का अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, इसकी वजह से ओशंस की टाइड्स में फॉल और राइज आता है। और जिस तरह अर्थ पे क्वेक्स होते हैं, जिन्हें हम अर्थक्वेक कहते हैं, उसी तरह मून में भी क्वेक्स होते हैं, जिसका कारण अर्थ का मून पर ग्रेविटेशनल पुल होता है। और कई हद तक अर्थ में जीवन का पनप सकने का कारण मून ही है। लेकिन जो मून आज हम देखते हैं, हमेशा से ये ऐसा नहीं था। अर्थ की तरह मून ने भी अपने इतिहास में बहुत ही भयानक चीजें एक्सपीरियंस की है। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले कई सारे अलग अलग पार्टिकल्स से जुड़ने के बाद मून फॉर्म हुआ, एक बहुत ही हॉट स्फेरिकल बॉडी के रूप में। अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ मून कूल डाउन हो रहा था। लेकिन अपने शुरुआती समय में सोलर सिस्टम एक बहुत ही मेसी प्लेस हुआ करता था, जिनमें कई ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स और मून से टकराते रहते थे। करीब 4.3 बिलियन ईयर्स पहले मून के साउथ पोल से एक बड़ा ऑब्जेक्ट टकराता है और एटकन बेसिन फॉर्म करता है। और उसके बाद कई और रॉक्स मून की सरफेस से टकराते हैं और हैवी बम्बार्डमेंट होता है। और करीब 3.8 से 1 मिलियन ईयर्स पहले उन अग्रेसिव हिट्स से प्रोड्यूस हुए लावा के कारण मून पर मेन्स फॉर्म होते हैं।
मून की सरफेस पर लावा से भरे ओशंस होते हैं। और फिर कई और मीटियोराइट्स मून पर गिरते ही रहते हैं और जिनके कारण मून पर रे क्रेटर्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि टाइको क्रेटर, नॉर्थ रे, प्रोक्यूलस, होक्यूसाई, जैक्सन, बेरगियस इत्यादि। और फिर धीरे धीरे जैसे मून कूल डाउन होने लगता है वो उस रूप में आने लगता है जैसा हमें आज नजर आता है। आज ये जो हम मून की सरफेस, ग्रेविटी और फॉर्मेशन के बारे में बता सकते हैं, ये हमें कहां से मालूम हुआ? कई सालों की ऑब्जर्वेशन और रिसर्च की बदौलत हम मून पर बीते कल में हुई गतिविधियां और उसकी सरफेस को जान पाए। कई ऑब्जर्वेशंस अर्थ में रहकर होती है और कुछ के लिए मून को बहुत ही नजदीक से देखना पड़ता है। मून की ऑब्जर्वेशंस और प्रिडिक्शंस की शुरुआत 428 बीसी में हुई थी। उस दौरान ग्रीक मैथोलॉजी में सन और मून को गॉड्स माना जाता था। तब एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एनेक्सागोरस ने यह बताया कि मून एक विशाल रॉक है, लेकिन अर्थ से बिल्कुल अलग। उन्होंने लूनर सरफेस पर माउंटेन्स को भी डिस्क्राइब किया और मून को सन की वजह से रोशनी मिलती है। और फिर प्लूटार्क ने अपनी किताब ऑन द फेस ऑफ द मून्स ऑर्ब में यह कहा कि मून में कुछ ऐसी भी जगह है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जिसके कारण शायद वहां कोई जीवन न हो। और 499 में भारतीय मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर द ग्रेट आर्यभट्टा ने आर्यभट्टिया में मून को मेंशन करते हुए ये बताया कि सनलाइट की रिफ्लेक्शन के कारण ही मून शाइन करता है। मिडिल एजेस के दौरान जब टेलीस्कोप्स का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तब कई लोगों का यह मानना था कि मून एक परफेक्टली स्मूथ स्फीयर है। लेकिन 1609 में गैलीलियो गैलीली ने साइडेरियस नॉन्शियस में मून का पहला टेलीस्कोपिक ड्राइंग देके ये बताया कि मून परफेक्टली स्मूथ नहीं, बल्कि इसमें क्रेटर्स और माउंटेन्स भी हैं। 17वीं सेंचुरी तक जियोवानी बैटिस्टा पिक्योली और फ्रांसिस्को मारिया ग्रिमाल्डी ने मून का एक मैप तैयार किया और कई क्रेटर्स को नाम दिए, जिनमें से कुछ के नाम अभी तक वही हैं। मैप में उन्होंने डार्क पार्ट्स को सिंगुलर मेयर यानी सीज बताया और लाइटर पार्ट्स को कॉन्टिनेंट्स। 19वीं सेंचुरी के पहले डिकेड में कई एस्ट्रोनॉमर्स का यह मानना था कि मून का इनहेबिटेबल होने के बावजूद भी संभव है कि वहां वेजिटेशन मौजूद हो। लेकिन 1834 से 1837 के बीच इस बात को नकारते हुए विल्हेल्म बेयर और जोहान हेनरिक मैडलर ने अपनी 4 वॉल्यूम किताब मैपा सेलेनोग्राफिका और डेरमोंड में ये कहा कि मून पर ना ही पानी की कोई बॉडीज मौजूद है और ना ही कोई एप्रिशिएबल एटमॉस्फेयर। अब तक मून को अर्थ में रहकर जितना हो सके ऑब्जर्व किया जा चुका था और कई नए नए कंक्लूजन्स निकाले जा रहे थे, लेकिन अब मून को अच्छे से समझने के लिए उसे करीब से देखने की जरूरत थी। ऐसे स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करने की जरूरत थी जो मून ऑर्बिट और सरफेस तक पहुंच सके और हमें मून की सरफेस का एक अच्छा सा व्यू मिल सके, जिनसे मून पर एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस के एलिमेंट्स के बारे में रिसर्च अच्छे से हो सके। हमने रॉकेट इक्वेशन की सहायता से स्पेसक्राफ्ट्स को मून पर भेजने के प्रयास किए और हाईटेक रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मून को एक्सप्लोर किया। 17 अगस्त 1958 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मून एक्सप्लोरेशन के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया और थोर एबल रॉकेट की मदद से पायनियर ऑर्बिटर को लॉन्च किया। यह किसी भी कंट्री के द्वारा मून एक्सप्लोरेशन के हेतु किया गया रॉकेट लॉन्च का पहला अटेम्प्ट था, जिसमें टेलीविजन कैमरा, माइक्रोमीटियोराइट डिटेक्टर्स और मैग्नेटोमीटर जैसी टेक्नोलॉजीज थी। लेकिन लॉन्च के कुछ ही समय बाद रॉकेट के टर्बो पंप गियर बॉक्स में मेल फंक्शन के कारण इसका फर्स्ट स्टेज में ही एक्सप्लोजन हो गया। इस मिशन के एक महीने बाद 23 सितंबर 1958 को सोवियत ने लूना रॉकेट की मदद से लूना E-1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया।
जो कि एक लूनर इंपैक्टर था। इस स्पेसक्राफ्ट का काम मून की सरफेस पर इंपैक्ट करना था, जिससे सरफेस पर और डीपली रिसर्च हो सके। लेकिन रॉकेट इंजन में एक्सेसिव वाइब्रेशन के कारण रॉकेट डिसइंटीग्रेट हो गया और ये मिशन भी असफल साबित हुआ। और दूसरी तरफ 11 अक्टूबर 1958 को नासा ने पायनियर 1 ऑर्बिटर का लॉन्च किया। यूएसए द्वारा किया जाने वाला मून एक्सप्लोरेशन के लिए यह दूसरा अटेम्प्ट था। लेकिन कम्युनिकेशन गाइडेंस एरर के कारण ये लूनर ऑर्बिट अचीव करने में नाकाम हुआ और एक्सेलेरोमीटर फेलियर के चलते प्रीमेच्योर सेकेंड स्टेज कट ऑफ के कारण ये मिशन भी फेल हो गया। इसके बाद से जैसे कि नासा और सोवियत के बीच चांद पर सबसे पहले पहुंचने की दौड़ शुरू हो गई थी, जिसमें नासा ने कई ऑर्बिटर्स और इम्पैक्टर्स लॉन्च किए और किसी न किसी तकनीकी कारण से सब फेल होते गए। लेकिन 6 दिसंबर 1958 को नासा ने एक अलग तरीके से मून की सरफेस को ऑब्जर्व करने का अटेम्प्ट किया, एक फ्लाईबाय मिशन के जरिए, जिसमें फ्लाईबाय स्पेसक्राफ्ट को मून की सरफेस के बहुत नजदीक से गुजार कर सोलर ऑर्बिट में ले जाना था। लेकिन अर्थ से 1,2360 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जाकर इसके प्रोपेलेंट डिप्लेशन सेंसर्स में फेलियर हो जाता है, जिसने इसे वापस अर्थ में गिरा दिया। और इसी दौरान 12 सितंबर 1958 को सोवियत द्वारा लूना 2 लॉन्च किया गया, जो कि और एक इम्पैक्टर मिशन था। और लॉन्च के 2 दिन बाद ये हमारी दुनिया का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जो सक्सेसफुली चांद की सतह तक पहुंच सका। और इसी मिशन ने सोवियत को मून तक पहुंचने वाला पहला राष्ट्र बनाया। और इसके अगले ही महीने 4 अक्टूबर 1959 को सोवियत ने एक और फ्लाईबाय लॉन्च किया, जिसका नाम लूना 3 था। जिसमें माइक्रोमीटियोराइट, कॉस्मिक रेस डिटेक्टर और येनिसेट 2 इमेजिंग सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजीज थी, जो सोवियत का मून एक्सप्लोरेशन में दूसरा सक्सेसफुल मिशन बना, जिससे फार साइड ऑफ मून की एक अद्भुत तस्वीर मिली। और इस तरफ नासा सोवियत के सक्सेसफुल मिशंस के बाद बहुत ही प्रेशर में आ चुका था, जिसके कारण नासा ने कई अटेम्प्ट्स किए, जैसे कि रेंजर 3, 4, 5, 6 इम्पैक्टर्स और पायनियर P30, पायनियर P31 जैसे ऑर्बिटर्स, लेकिन सभी नाकाम हुए। लेकिन 28 जुलाई 1964 को नासा ने रेंजर 7 इम्पैक्टर लॉन्च किया, जो नासा का पहला सक्सेसफुल मून मिशन बना, जिसने 30 जुलाई 1964 को मून की सरफेस पर इम्पैक्ट किया। और हमें मून की सरफेस लेवल से 488 मीटर्स की स्टनिंग इमेजेस मिली, जिन्हें देखकर यह जजमेंट लगाया गया कि मून की सरफेस पर कुछ इतनी स्मूथ इनफ जगह हैं जहां पर स्पेसक्राफ्ट को लैंड किया जा सकता है। और 17 फरवरी 1956 को नासा ने एक और इम्पैक्टर लॉन्च किया, जिसका नाम था रेंजर 8, जो नासा का दूसरा सक्सेसफुल मून मिशन बना, जिसमें 6 टेलीविजन वीडियोकॉन कैमरास थे, 2 वाइड एंगल और 4 नैरो एंगल, जिसने हमें मून की क्रेटर्स की अद्भुत तस्वीरें दी। और तब एक ऐसा दौर शुरू हो गया जब हर महीने नए और आधुनिक स्पेस मिशंस को सेलिब्रेट किया जाने लगा। और दूसरी तरफ सोवियत जोन 3 जैसे फ्लाईबाय मिशंस को अंजाम देने के बाद मून पर प्रोब लैंड करवाने में ध्यान देने लगे। कई असफल मिशंस के बाद सोवियत ने लूना 9 लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला मून पर लैंड करने वाला स्पेसक्राफ्ट बना। लूना 9 में रेडियो इक्विपमेंट्स, टाइमिंग डिवाइस और हीट कंट्रोल सिस्टम जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजीज थी, जिसने लूनर एनवायरनमेंट का एक बेहतरीन फोटोग्राफिक सर्वे कंडक्ट किया और नियर बाय लूनर रॉक्स के बारे में कई नई जानकारी हम तक पहुंचाई। और दूसरी तरफ अब बारी थी नासा द्वारा मून लैंडर्स लॉन्च करने की। 30 मई
1966 को नासा ने सर्वेयर 1 लॉन्च किया, जिसमें विडिकॉन ट्यूब से बने टीवी कैमरास और उस समय के आधुनिक जूम लेंस टेक्नोलॉजीज थी, जो 25 mm और 100 mm तक फोकल लेंथ दे सकती थी। नासा ने पहले ही अटेम्प्ट पर सक्सेसफुली सर्वेयर 1 को मून पर लैंड करवा दिया, जिसने हमें मून की मेयर सरफेस और इरेगुलरली शेप्ड क्रेटर्स और मोल्टेड रॉक्स की डिटेल फोटोग्राफ्स भेजी। और दूसरी तरफ लूना 12 ऑर्बिटर के सक्सेस के बाद सोवियत ने लूना 13 लैंडर को लॉन्च किया, जिसने 24 दिसंबर 1966 को मून पे ओशियनस प्रोसिलेरियम पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ओशियनस प्रोसिलेरियम मून की वेस्टर्न एड्ज पर मौजूद है, जहां पर किसी समय में मैग्मा ओशन था। लूना 13 में सॉइल मेजरिंग पेंटेरोमीटर, डायनामोग्राफ और रेडिएशन डेंसिटोमीटर जैसी इक्विपमेंट्स थी, जिससे हम मून पर कॉस्मिक रेस रिफ्लेक्टिविटी और उसके सरफेस के मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ पाए। (1666) और 1667 ये कुछ ऐसे साल थे जब सोवियत और यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस मिशंस में नई नई टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट्स यूज करने लगा। 1967 इस एक साल में नासा ने लूनर ऑर्बिटर 3, लूनर ऑर्बिटर 4, लूनर ऑर्बिटर 5 और सर्वेयर 3, 5, 6, 7 जैसे मिशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया, जिनमें मीटियोराइट डिटेक्टर्स, कैल्शियम लोडिएट डोजीमीटर्स जैसी कई टेक्नोलॉजीज थी, जिनसे लूनर सरफेस के पैनोरामास और मेयर सरफेसेस के फोटोग्राफिक सर्वेस कंडक्ट हुए, जिनसे लूनर सरफेस और मेयर्स को अच्छे लेवल पर स्टडी किया जा सका। और दूसरी तरफ सोवियत मून पर क्रूड मिशन करने की तैयारी में था, यानी कि अब बारी थी ह्यूमंस को मून तक पहुंचाने की। और इसी टारगेट से 7 अप्रैल 1968 को सोवियत द्वारा लूना 14 ऑर्बिटर को लॉन्च किया गया, जिसका काम था सोवियत द्वारा आगे किए जाने वाले क्रूड मिशंस में कम्युनिकेशंस में हेल्प करना और मून की मास कंसंट्रेशन को स्टडी करना, यानी कि मून के लार्ज पॉजिटिव ग्रेविटेशन एनोमली रीजन्स। और अब सोवियत पूरी तरह तैयार था ह्यूमंस को चांद पर भेजने के लिए। 22 अप्रैल 1968 को सोवियत ने सोयूर 7 के L1 लॉन्च किया, जो कि प्लान्ड क्रूड मिशन के लिए टेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन था। लेकिन लॉन्च के कुछ ही समय बाद सेकंड स्टेज में इंजन्स का प्रीमेच्योर शटडाउन होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट करने में नाकाम हुआ। दूसरी तरफ नासा भी क्रूड मिशंस की तैयारी में था। नासा के अपोलो 8 के लिए काम होना शुरू हो चुका था। इस तरफ सोवियत ने एक और डेमोन्स्ट्रेशन मिशन के बारे में सोचा, लेकिन इस बार उन्होंने स्पेसक्राफ्ट में कुछ लाइफ फॉर्म्स को भेजने के बारे में भी सोचा। और 14 सितंबर 1968 को सोवियत द्वारा जोंड 5 लॉन्च किया गया, जिसमें प्रोटॉन डिटेक्टर्स और AFA BA-140 इमेजर जैसी टेक्नोलॉजीज थी। और इसके साथ स्पेसक्राफ्ट में 2 टॉर्टोइस, कुछ वीट सेल्स, पाइन, कैरोट्स और टमाटोस और कुछ बैक्टीरियाज थे। लॉन्च के 12 दिन पहले उन टॉर्टोइस को एक ऐसे व्हीकल में रखा गया था जिसमें खाना और पानी बिल्कुल लिमिटेड हो, जो प्रोसेस पैथोमॉर्फोलॉजिकल और हिस्टोकेमिकल एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा था, ताकि मिशन में जब उन टॉर्टोइस के पास लिमिटेड सामग्री हो तो उन्हें उस मोमेंट पर सरवाइव करने में कोई मुश्किल ना हो। इन लाइफ फॉर्म्स को मून पर भेजने का कारण कॉस्मिक रिफ्लेक्शंस का उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये जानना था। और फॉर्चुनेटली इस स्पेसक्राफ्ट ने 18 सितंबर 1968 को मून सरफेस की 1950 किलोमीटर की क्लोजेस्ट अप्रोच की और मून का एक ऑर्बिट लगाकर स्पेसक्राफ्ट को वापस अर्थ में लाकर इंडियन ओशन में लैंड करवाया। इनमें मौजूद हर लाइफ फॉर्म बिल्कुल सही और सुरक्षित थे। इसके बाद जोंड 5 पहला ऐसा मिशन बन गया जिसने अर्थ की लाइफ फॉर्म को मून की सैर कराई। और इसी के साथ सोवियत ने क्रूड मिशन में एक और स्टेप बढ़ाया। 20 जनवरी 1969 सोवियत ने एक और टेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च किया, जो मून तक तो पहुंच गया लेकिन वापसी में अर्थ में लैंडिंग ना कर पाया, जिसने सोवियत को अपनी टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर किया। और दूसरी तरफ नासा अपोलो 8 के लिए बिल्कुल तैयार था। अब बारी थी नासा द्वारा ह्यूमंस को मून पर भेजने की। 21 दिसंबर 1968
ये वो दिन था जब नासा ने अपोलो 8 लॉन्च किया। 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न वी रॉकेट से लॉन्च किया गया और ये दुनिया का पहला मिशन बना, पहला ऐसा मैन्ड मिशन जिसने मून के 10 ऑर्बिट्स लगाए। सोवियत और नासा की इस कोल्ड वॉर में नासा ने पहले ही अटेम्प्ट में सफलता हासिल की। इस क्रूड ऑर्बिट मिशन के कमांडर थे फ्रैंक एफ बोरमैन II, कमांडर मॉड्यूल पायलट थे जेम्स ए लोवेल और लूनर मॉड्यूल पायलट थे विलियम ए एंड्रेस। जिन्होंने मून के 10 ऑर्बिट कंप्लीट किए और 27 दिसंबर को सक्सेसफुली अर्थ में पैसिफिक ओशन पर लैंडिंग की। और दूसरी तरफ सोवियत ने एक ही महीने में 3 अटेम्प्ट किए और तीनों में ही फेलियर मिला। लेकिन 14 जून 1969 को सोवियत ने एक बहुत ही अलग मिशन को अटेम्प्ट किया, लूना E85, जिसमें प्रोब को मून पर लैंड करवाकर वहां से सॉइल सैंपल्स लेकर वापस अर्थ पर लाना था। लेकिन 4th स्टेज के बाद ये अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचने में नाकाम हुआ। अगर सफल होता तो ये पहला ऐसा मिशन बन जाता जो बिना किसी ह्यूमंस की मदद से मून से सैंपल लेकर अर्थ वापस आने में सक्षम हो। और दूसरी तरफ नासा अपोलो 8 के बाद अपोलो 9 और अपोलो 10 जैसे सक्सेसफुल क्रूड मिशंस को अंजाम देने के बाद पूरी तरह तैयार था अपोलो 11 के लिए, वो मिशन जो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मिशन बनने वाला था, जिसमें कमांडर नील आर्मस्ट्रांग समेत कमांडर पायलट माइकल कलिंस और लूनर पायलट एडविन एल्ड्रिन मून की सरफेस पर पहली बार स्पेस फ्लाइट लैंड करवाने वाले थे। लॉन्च के महज 4 दिन बाद 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने मून की सरफेस पर लैंड किया। और लैंडिंग के 6 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान बने जिन्होंने चांद की सतह पर पहला कदम रखा। For those who haven't read the plaque, we'll read the plaque that's on the front landing gear of this LAM. There's सरफेस पर उतरने वाले 2 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने मून पर 21 घंटे और 36 मिनट्स बिताए और आसपास से रॉक्स और सैंपल्स कलेक्ट करना शुरू किया। How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up. और 24 जुलाई 1969 को अपने साथ 21 किलो का लूनर मटेरियल अपने साथ लेकर घर वापस आए। जिस साइट पर उन्होंने लैंडिंग की थी उसे ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया गया। पूरी दुनिया इस मिशन को सेलिब्रेट कर रही थी। इंसानों को मून लैंडिंग मिशन में कामयाबी मिल चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ सोवियत को 5 सैंपल रिटर्न्स के फेल्ड मिशन अटेम्प्ट करने के बाद लूना 16 सैंपल रिटर्न मिशन में सफलता मिली। लूना 16 ने लूनर सरफेस पर लैंडिंग करके ऑटोमेटिक ड्रिल से लूनर सरफेस को पेनिट्रेट किया।
और 101 ग्राम्स का लूनर मटेरियल लेकर घर वापसी की। नासा के अपोलो एस्ट्रोनॉट्स द्वारा लूनर एटमॉस्फेयर में मौजूद कई एलिमेंट्स का पता लगाया गया, जैसे कि आर्गन 40, हीलियम 4, ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और अर्थ बेस्ड स्पेक्ट्रोमीटर ने लूनर एटमॉस्फेयर में सोडियम और पोटेशियम भी डिटेक्ट किया। जहां पर यूएस और सोवियत मून एक्सप्लोरेशन में नई सफलताएं हासिल कर रहे थे, वहां कुछ अन्य देश भी कई आधुनिक टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटेजीज द्वारा मून एक्सप्लोरेशन में अपना योगदान दे रहे थे। 24 जनवरी 1990 को जापानीज नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस ISAS द्वारा हाइटन लॉन्च किया गया, जो कि एक फ्लाई बाय ऑर्बिट मिशन था। एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से बना एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट जो ऐसे ऑर्बिट से भेजा गया जहां कॉर्डियोलस्की क्लाउड्स पर ट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल्स को भी स्टडी किया जा सका। यह मिशन पूरी तरह से सफल हुआ। जिसके बाद ISAS और USA की नासा ने मिलकर जियोटेल लॉन्च किया, जिसमें कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के कॉम्प्रिहेंसिव सेट्स की मदद से अर्थ और मून के बीच ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन, मैग्नेटोस्फीयर की बाउंड्री रीजन और मैग्नेटोपोज स्कीम्स पर रिसर्च हो सकी। और इसी के बाद 27 सितंबर 2003 के दिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA द्वारा स्मार्ट 1 ऑर्बिटर लॉन्च किया गया, जिसने 3 सितंबर 2006 तक मून के सक्सेसफुल ऑर्बिट्स के बाद USGS क्वाड्रेंगल LQ-26 पर इम्पैक्ट किया। दिसंबर 2008 हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक दिन, जब इंडिया के इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। PSLV रॉकेट की मदद से चंद्रयान 1 ऑर्बिटर को लॉन्च किया गया। जिसके साथ एक मून इंपैक्टर प्रोब था, जो क्वाड्रेंगल LQ-30 पर इंपैक्ट करके उस रीजन की सरफेस पर रिसर्च करने में मदद कर सके। चंद्रयान ने मून के साउथ पोल रीजन को एनालाइज करना शुरू किया, जहां पर शैकल्टन क्रेटर के नजदीक प्रोब ने हिट किया था, जिसे जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। उस रिसर्च के दौरान इसरो को कुछ ऐसी जानकारी मिली जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया आतुर थी। इसरो के पहले ही स्पेस मिशन ने यह बताया कि मून पर वाटर आइस भी मौजूद है, यानी कि मून की सरफेस पर पानी भी है। 2 साल तक ऑर्बिट करते करते चंद्रयान ने लूनर सरफेस के केमिकल कंपोजिशन का एक कंप्लीट 3D मैप बनाया, जिसमें आइसी वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस मिला। चंद्रयान 1 2 साल तक ऑपरेट करने के लिए बना था, लेकिन मिशन के 2 साल खत्म होने के बाद भी और 312 दिन तक चंद्रयान को ऑपरेट किया जा सका। यह मिशन इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए एक मेजर बूस्ट था। इंडिया ने मून एक्सप्लोरेशन के लिए अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी। हाई रेजोल्यूशन मिनरोलॉजिकल और केमिकल इमेजिंग, केमिकल स्ट्रेटग्राफ, एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑब्जर्वेशन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद भी ये दुनिया का सबसे कम बजट में सफल होने वाले मिशंस में से एक था। और भी कई देश मून एक्सप्लोरेशन में अपना योगदान देने के लिए आ गया है, जैसे कि चाइना की CNSA, जिसने चैंग 2 ऑर्बिटर और चैंग 3 लैंडर को सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मून पर भेजा। और इजरायली ऑर्गेनाइजेशन स्पेस IL ने SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से बेरेशिट लैंडर को लॉन्च किया, जिसने मैग्नेटोमीटर और लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर जैसी टेक्नोलॉजीज थी। लेकिन स्पेसक्राफ्ट की मेन इंजन फेलियर की वजह से वो मिशन सफल ना हो पाया।
मून एक्सप्लोरेशन का अब तक का सबसे लेटेस्ट मिशन इंडिया से है चंद्रयान 2 GSLV Mk3 द्वारा 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। जिसमें ऑर्बिटर के साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर थे। यह मिशन इंडिया के द्वारा मून एक्सप्लोरेशन के लिए किया गया दूसरा अटेम्प्ट था, जिसमें लैंडर को साउथ पोल रीजन पर लैंड करवाने के साथ रोवर की मदद से साउथ पोल को स्टडी किया जाना था। सक्सेसफुली लॉन्च और अर्थ के 5 ऑर्बिट्स और मून के ऑर्बिट्स के बाद सरफेस लैंडिंग के दौरान 6 सितंबर 2019 को 2.1 किलोमीटर के सरफेस की दूरी पर इसरो का लैंडर से कम्युनिकेशन लॉस हो गया, जिसका कारण सॉफ्टवेयर ग्लिच था और जिसने लैंडर को एक क्रैश लैंडिंग करवाई, जिससे प्रोब को ऑपरेट करने में भी नाकामी हुई। हालांकि 90% मिशन सक्सेसफुल ही है, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 अभी भी ऑपरेबल कंडीशन में अच्छे से ऑर्बिट कर रहा है। इन सारे मून एक्सप्लोरेशन मिशन से हम मून की कुछ ऐसी बातें जान पाए जो शायद हम अर्थ में रहकर कभी ना जान सकते, जैसे कि मून की मास कंसंट्रेशन, मून पर मौजूद वाटर आइस, मून की फार साइड जो हमें नजर नहीं आती, और मून पर मौजूद आइसोटोप हीलियम 3 जो एनर्जी सोर्स के रूप में अर्थ में मदद रूप हो सकता है। जितना हम मून को ऑब्जर्व करते हैं उतना ही हमें मून और हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि हर साल मून हमारे प्लेनेट अर्थ से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो 50 बिलियन ईयर्स के बाद मून को अर्थ के ऑर्बिट करने में 27.3 डेज के बजाय 47 डेज लगेंगे। मून का मास अर्थ से कम होने की वजह से उसकी ग्रेविटी भी अर्थ के मुकाबले वीक है, जिसके कारण कोई भी चीज अर्थ के मुकाबले मून पर हल्की होगी। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं, जिसका मतलब मून की सरफेस कॉस्मिक रेस, मीटेओराइट्स और सोलर विंड से अनप्रोटेक्टेड है, और एटमॉस्फेयर ना होने के कारण हमें वहां पर किसी भी तरह की साउंड नहीं सुनाई देगी, और मून से आसमान हमेशा ब्लैक ही दिखेगा। और मून पर किसी भी प्रकार की विंड ना होने के कारण उसकी सरफेस पर छपी कोई भी चीज सालों तक वैसे की वैसी रहती है, जैसे कि अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स के ये फुटप्रिंट्स जो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। हम मून को और भी अच्छे से जान पाए और वहां मौजूद कई रिसोर्सेज हमारे लिए मदद रूप हो, इसके लिए मून एक्सप्लोरेशन हमेशा के लिए होता रहना जरूरी है। और इसी उद्देश्य से हम फ्यूचर में भी मून को एक्सप्लोर करने की तैयारी में हैं। 2021 तक नासा और रॉकेट लैब कैपस्टोन नाम से एक ऑर्बिटर और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिशन के लिए तैयार हैं, और USA, EAA और क्यूबसेट प्रोवाइडर का आर्टेमिस 1 ऑर्बिटर और आर्टेमिस 2 क्रूड मिशन भी मून एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन हैं। और इंडिया का चंद्रयान 3 जो कि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग का इंडिया के द्वारा किया गया दूसरा अटेम्प्ट होगा, और SpaceX का #Dear Moon प्रोजेक्ट जो कि एक क्रूड मिशन होगा, जिसका उद्देश्य स्पेस टूरिज्म और आर्ट प्रोजेक्ट और स्टारशिप की री एंट्री होगा, जो शायद 2023 तक लॉन्च हो सकता है। इन सभी मिशंस के साथ हमारी यही आशा रहेगी कि हम आने वाले समय में मून को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएं, और शायद हम इतने सक्षम हो जाएं कि मून पर कॉलोनाइजेशन मुमकिन हो सके, या फिर आज जो रिसोर्सेस हमारे पास अर्थ में मौजूद है, एक समय के बाद जब वो रिसोर्सेस हमें अर्थ से मिलना मुश्किल हो, तब शायद हम चांद से कुछ यूजफुल रिसोर्सेस ले पाएं। कई ऐसी स्पेस एजेंसीज हैं जो अर्थ के बाहर जीवन की तलाश में हैं, और कई ऐसी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो जीवन को अर्थ के बाहर ले जाने में काम कर रही है। कई लोगों के हिसाब से मून पर कॉलोनाइजिंग करना हमारे लिए पृथ्वी के बाहर जीवन बसाने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम होगा, जहां पर हम जिंदा रहने की प्रैक्टिस के साथ साथ मार्स कॉलोनाइजेशन की रिस्की ट्रिप्स भी कर पाएंगे। हमें ये तो नहीं पता कि ये चीजें कब तक संभव होगी, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि दिन ब दिन जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये चीज भी नामुमकिन नहीं।